हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सत्यम प्रशांत कौशल आ गया हूं क्लास 10th केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर लेके, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 10th में हैं, बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। या ये कह लो पूरी क्लास 10th केमिस्ट्री का सबसे वेटेज वाला अपना चैप्टर है, और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन इसी चैप्टर से आएगा, ये मेरा वादा है आपसे। और ये चैप्टर साथ ही साथ क्लास 11th में जब आप जाएंगे बेटा, वहाँ के लिए भी एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्ड करेगा, क्योंकि वहाँ पे जो आप पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का चैप्टर, उसी को बोलते हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। या तो आप यहाँ पे एक और हेडिंग लगा लीजिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं इस चैप्टर को? दूसरा नाम है इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली अगर आप क्लास 10th में हैं तो हमारे पास दो ही तरह के एटम्स के बारे में हमको देखना होगा, वो है कार्बन और एक तो हाइड्रोजन। बेटा ये पूरा चैप्टर ज़्यादातर जर्नली कार्बन और हाइड्रोजन के ऊपर ही घूमेगा कि कैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, कैसे कार्बन कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये सारी बातें इसी चैप्टर में हमें पढ़नी है। यहाँ पे बेसिकली हमें प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन पढ़ना है और उसके कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ना है जो कार्बन से बनते हैं। तभी इस चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। या तो आप इसकी हेडिंग एक और नाम लगा सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से। आप जब क्लास 11th में जाएंगे, बहुत ही बड़ा है ये चैप्टर और बहुत ही वास्ट है, और सच में जेईई और नीट के लिए जब आप तैयारी करेंगे, यहां से बनने के क्वेश्चंस बहुत हाई लेवल के रहेंगे। तो बेसिक बिल्डिंग यहीं से इंप्रूव कर लीजिएगा, इस चैप्टर को सीरियस लीजिएगा, क्योंकि ये आपको तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक आप क्लास 11th में हैं और 12th में भी रहेंगे। फिर उसके बाद जेईई और नीट की तैयारी करेंगे, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। क्लियर बच्चों? ये हमारा बेटा जो चैप्टर है, इसका सबसे पहला लेक्चर आज मैं लूंगा, जिसके अंदर मैं आपको बहुत ही बेसिक बातें बताऊंगा, कैसे क्या प्रॉपर्टीज होती हैं कार्बन की और कैसे वो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। आई होप आपने मेरा प्रीवियस लेक्चर तो देखा ही होगा, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के अंदर कि हमारे पास दो तरह के बॉन्ड होते हैं जर्नली, एक तो आयनिक बॉन्ड या उसी का दूसरा नाम था इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, और दूसरा बॉन्ड जो आज आप पढ़ेंगे कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बारे में मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था कि जो मेटल होता है वो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, जिसके वजह से उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और नॉन मेटल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव जो एलिमेंट हमारे बने हैं, एटम्स बने हैं, आयंस बने हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ जाता है, और उसी फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे? आयनिक बॉन्ड बोलते थे। आई होप आपने वो चैप्टर पढ़ा था। और आज आप देखेंगे कैसे कार्बन हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सेकेंड टाइप ऑफ बॉन्ड इसी चैप्टर के अंदर पढ़ना है। बस वीडियो में एंड तक बने रहेगा, जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को कुछ कार्बन की बातों से, कि कार्बन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट आपको यहां पे क्या दिख रहा है, ध्यान से देखिएगा बच्चों। कार्बन इज द 15th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट। इस अर्थ क्रस्ट के अंदर सबसे 15th मोस्ट अबंडेंट कौन एलिमेंट है? वो कार्बन है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों क्या कह रहा है। अर्थ क्रस्ट हैज 0.02% कार्बन इन फॉर्म ऑफ मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कोल एंड पेट्रोलियम। जो कार्बन होता है अर्थ क्रस्ट के अंदर, उसका 0.02% कहां से आता है? मिनरल्स लाइक कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल एंड पेट्रोलियम। क्लियर? थर्ड पॉइंट देखिए बच्चों क्या कह रहा है। Carbon is present in the atmosphere primarily in form of carbon dioxide. Its concentration is 0.03%. ये सारी बातें मन में रखिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विश्वास मानिए, मैं झूठ नहीं बोलता। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बस देखते जाइए, कुछ मेन बातें आगे आने वाली हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है। द शेल्स ऑफ एक्वेटिक एनिमल आर मेड फ्रॉम द कैल्शियम कार्बोनेट। बेटा जो आपने देखा होगा घोंगा, या आपने शंख देखें, शंख, ठीक है, जिसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, ठीक, उसकी जो कवरिंग होती है आपने देखा होगा ना, शंख जो ऐसे ऐसे होते हैं, पतले से ऐसे गोल गोल शंख होते हैं,
ये जो शंख होते हैं बेटा किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। CaCO3 की कवरिंग होती है। क्लियर? बोलिए बेटा। चलिए अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। वेरी इंपॉर्टेंट बात, कार्बन क्या बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? ये सारी बातें धीरे धीरे पढ़ेंगे, टुकड़ा टुकड़ा रोटी खाते जाइए, सब सीखेंगे। कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड एग्जिस्ट कर सकता है? कौन सा बॉन्ड बेटा? कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड होता है हमारा फॉर्म्ड बाय, कैसे बनता है? फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। यहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे अपना इलेक्ट्रॉन और दूसरा गेन कर ले, तो ऐसा नहीं होता है। वो आपने आयनिक बॉन्ड में पढ़ा था, जिसमें आपने देखा था एक एटम लॉस करता था इलेक्ट्रॉन का, दूसरा गेन करता था, यानी कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता था। तो वहां पे आपने देखा था आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता था और कंपाउंड क्या बनता था? आयनिक कंपाउंड, या कह लो इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। और एग्जाम्पल में आप देख सकते हो आयनिक का बेटा NaCl। और यहां पे अगर हम बात करें कोवेलेंट बॉन्ड की, यहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके दे नहीं देगा, दोनों एटम्स मिल करके शेयर करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की, ना कोई लेगा ना कोई देगा। क्लियर? फ्रेंडशिप बना के रखेंगे। क्लियर बच्चों? अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है मेरे बच्चों, तो ध्यान से देखिए। यहाँ पे आप कह सकते हो जो कार्बन होता है मेरे प्यारे बच्चों, इस कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है। क्लियर? कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अरेंज करने के लिए शेल के अंदर बेटा? बोलिए 6 टोटल इलेक्ट्रॉन है। अब आपको पता है कि हमारे पास जो पहली शेल होती है के शेल, उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो भर दिया हमने के अंदर 2। कितने बच गए? 6 में से 2 भर दिए, 4 बच गए। अच्छा, फिर 4 इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट वाली शेल होगी, उसमें चला जाएगा KL। के बाद क्या आता है? KL शेल आती है। तो 2,4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई किसकी? कार्बन की। क्लियर बच्चों? अच्छा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनिएगा, अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, आइए ध्यान से देखिए। हाउ कार्बन अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। कैसे कार्बन हमारा अटेन करता है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को? इसका मतलब क्या है? ये हेडिंग क्या कहना चाहती है? भाई नोबल गैस क्या होती है? जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो। इसका मतलब ये है कि कैसे कार्बन अटेन करता है स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। क्लियर? तो इसको मतलब आप यहां पे ले सकते हो, इसका मतलब आप ये भी ले सकते हो यहां पे, हाउ कार्बन अटेन, बोलिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक, बोलिए स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कैसे कार्बन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाता है? स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका होता है? नोबल गैस का। तो उनके जैसा कैसे बनता है? ये कैसे स्टेबल करेगा? कोई भी एटम, कोई भी चीज अपने आप को स्टेबल तभी कर पाएगी जब वो बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगी। क्लियर? अब वो बॉन्ड का फॉर्मेशन 2 तरीके से कर सकती है, या तो आयनिक बॉन्ड या तो कोवेलेंट बॉन्ड। मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड का यहां पे नाम ही नहीं होगा। क्लियर बच्चों? अच्छा, क्योंकि कार्बन की बात हो रही है और कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। आई हैव टोल्ड यू इन द पॉइंट अबव। क्लियर बच्चों? अच्छा, अब ये कैसे अटेन करता है? चलिए आपको कुछ थोड़ी सी बातें बताते हैं, बहुत ही बेसिक बेटा। चलिए ऊपर देखिएगा जरा ध्यान से। अगर मेरे पास मान लीजिए हमारे पास जो वैलेंस शेल होती है, या कह लो आउटर मोस्ट शेल होती है, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या 3 इलेक्ट्रॉन है। सुनिएगा मेरी बात, जो आउटर मोस्ट शेल होती है, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो ना, तो आउटर मोस्ट शेल कोई भी हो सकती है।
उसमें अगर एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है या तीन इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, वो स्टेबल करने के लिए, अपनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल करने के लिए क्या करता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। तो या तो वो वन इलेक्ट्रॉन होगा तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, दो इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में तो उसका लॉस कर देगा, या तीन इलेक्ट्रॉन होंगे लास्ट शेल में तो उसका भी इलेक्ट्रॉन कर देगा। इसका मतलब क्या है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है या तीन इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या करता है एटम, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता था। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं प्यारे बच्चों। अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता था, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करके क्या करता था, अपने को स्टेबल कर लेता था। अब स्टेबल करने के लिए आपको मैंने कहा था आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ये मैंने आपको क्लास 10th में ही पढ़ाया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में। क्लियर बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ा रहे थे और बॉन्ड फॉर्मेशन बता रहे थे। क्लियर। अच्छा, तो अगर हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं या 7 इलेक्ट्रॉन हैं, इस केस में एटम एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है कह लो, या तो ठीक है क्या करता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और अपने आप को स्टेबल बना लेता है। ठीक है। अच्छा, 1 2 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, समझ गए। मगर आप सोच रहे हो भाई ये चौथे इलेक्ट्रॉन पे मान लीजिए अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, उसको क्यों भूल गए। तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। ये मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में नहीं बताया था और इस चैप्टर में सारा खेल इसी पे है। अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा बच्चों, वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। क्लियर, क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। क्लियर बच्चों, पक्का। अच्छा, एक बात ऊपर देखिएगा, अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो क्या बनाएगा, बोलिए बच्चों क्या बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि मैंने आपसे कहा जब भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। अब ये कैसे शेयरिंग होगी, कैसे बनेगा, सब बनेंगे, चिंता ना करिए, सब बताएंगे धीरे धीरे। ठीक है, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, और जब लॉस और गेन करेगा, एक एटम लॉस करेगा दूसरा गेन करेगा, तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड। हाँ या ना, इसके बारे में तो मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा दिया है। जो आज की सारी कहानी होनी है इस चैप्टर के अंदर, वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड पे ही चलेगी, आयनिक बॉन्ड नहीं चलेगा। क्लियर। मगर फील करा रहे हैं, कंपेयर करा के आपको एकदम फील दे रहे हैं केमिस्ट्री का कि डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, पक्का बच्चों। अच्छा, अब जरा आइए, पहले इस जो पैराग्राफ लिखा है पीडीएफ में, इसको रीड करने से पहले मैं खुद बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ नोट्स को अच्छे से। देखिए, हमने बताया था आपको, हमारे पास टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करें, टाइप ऑफ बॉन्ड की बात करें बच्चों, तो हमारे पास कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, मैंने आपको बताया। एक तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है, आयनिक बॉन्ड, या इसी का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर। दो एटम्स क्या करते हैं, एक एटम लॉस करता है, दूसरा एटम गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, उस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, आयनिक कंपाउंड या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये सब बातें मैंने पहले भी बताई थी। ठीक है। अच्छा, अब इधर देखिए, अगर हम बात करें इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की, और दूसरा टाइप ऑफ बॉन्ड क्या होता है, पहले ये बताइए। बताया मैंने आपको क्या होता है, वो है कोवैलेंट बॉन्ड। क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड बच्चों, समझ गए। अच्छा, अगर आयनिक या कह लो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, फॉर्म बाय, बोलिए, फॉर्म बाय ट्रांसफर, और ट्रांसफर के अंदर ब्रैकेट में आप चाहो तो लिख लो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिटेल में लिखना चाहो, ठीक। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो कैसे बनता है, फॉर्म बाय, कैसे बनता है जल्दी बताइए, फॉर्म बाय, बोलिए, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की म्यूचुअल शेयरिंग से, ना ही किसी को देंगे ना ही लेंगे, कोई भी ट्रांसफर नहीं होना है, सिर्फ
शेयरिंग होनी है मिल बांट के। जैसे आप लोग जब छोटे थे क्लास 8th में या 9th में बेटा, या मान लो 6th क्लास में, रेजर एक ही होती थी, दोनों लोग मिल बांट के रब करते थे, पेंसिल अलग अलग होती थी। ठीक है, चलिए समझ गए, 2 बॉन्ड होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक बात और इंपॉर्टेंट है, क्या? अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की, बेटा किसके बीच में बनता है? फॉर्म्ड बिटवीन, किसके बीच में बनता है बच्चों बताइए? नॉन मेटल एंड मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। जैसे आपने देखा होगा एग्जांपल पे NaCl बेटा, बोलिए NaCl। यहां पे Na अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता था किसको? बोलिए Cl को। Na क्या करता था? अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता था Cl को, क्लोरीन को। क्लियर बच्चों? बोलिए। अरे सोडियम क्या करता था? अपना एक इलेक्ट्रॉन किसको देता था? क्लोरीन को। एक इलेक्ट्रॉन देने से सोडियम भी स्टेबल और एक इलेक्ट्रॉन लेने से क्लोरीन भी स्टेबल। अब कैसे? ये सब मैंने पहले भी पढ़ाया था, थोड़ा थोड़ा बस हिंट दे रहे हैं, रिवाइज करा रहे हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से सोडियम पे पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आता था और दोनों के बीच में अट्रैक्शन आता था। और कौन सा बॉन्ड बनता था? आयनिक बॉन्ड। और कंपाउंड NaCl क्या है? आयनिक कंपाउंड बोलेंगे इसको। क्लियर? अच्छा, ऐसे कई सारे थे, MgCl2 था जैसे। ठीक, मतलब एक मेटल और एक नॉन मेटल। अगर हम बात करें यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड की, तो बेटा याद रखिएगा, फॉर्म्ड, बोलिए बिटवीन, ये जो BW दिख रहा है इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में BW, बिटवीन। ठीक है, फॉर्म्ड बिटवीन नॉन मेटल्स। यहां पे सिर्फ 2 नॉन मेटल्स के बीच में बनेगा ये बॉन्ड। क्लियर बच्चों? जैसे आप कह सकते हो CO2, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल। जैसे आप कहो CH4, इसको बोलते हैं बेटा, CH4 को क्या बोलते हैं? मीथेन। आगे पढ़ोगे इसको, कैसे नाम रखा सब पढ़ोगे आप। ठीक है, और भी जैसे आपने सुना होगा जैसे O2, ये भी क्या है? देखिए 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन और दूसरा ऑक्सीजन, दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड? बोलिए कोवेलेंट बॉन्ड, म्यूचुअल शेयरिंग से बनने वाला। क्लियर हुई बच्चों बात की नहीं? पक्का? अच्छा, समझ गए होगे पक्का? कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाएं। चलिए अब देखिए ये जो पॉइंट है, आइए देखिए क्या लिखा है यहां पे। चलिए रीड करते हैं बच्चों। कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट इन नेचर। भाई टेट्रावैलेंट का मतलब क्या होता है? यानी कि कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 है, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं? टेट्रावैलेंट बेटा। तो देखिए ऊपर अगर आपने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी है, बोलिए, ये देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमारी आउटर मोस्ट शेल कौन सी है? एल शेल। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 है, क्योंकि जितने भी आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होते थे उस एटम की वही वैलेंसी होती थी। इसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 4 वैलेंस हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी टेट्रा वैलेंसी कितनी होगी? 4 होगी, इसलिए इसको बोल रहे हैं टेट्रावैलेंट बेटा। क्लियर? वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर? बिकॉज क्या लिखोगे? बोलिए बच्चों, क्या लिखोगे यहाँ पे? टेट्रावैलेंट इन नेचर क्यों है? बोलिए। बिकॉज, यहां पे लिख देते हैं छोटा सा, बिकॉज कार्बन हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। थोड़ा हौच पौच हो गया, मगर क्वालिटी मेंटेन है बेटा। हौच पौच हो जाए कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ पढ़ाएंगे, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए। इट डज नॉट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। मैंने आपसे कहा यहां पे आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाफ ऑफ द ऑक्टेट। अच्छा, ऑक्टेट का आधा। भाई ऑक्टेट क्या था? स्टेबिलिटी के लिए रूल था, ड्यूप्लेट और ऑक्टेट। या तो एटम ड्यूप्लेट से स्टेबल हो जाएगा, इसका मतलब यह है उसके वैलेंस शेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 बना ले तो उसको बोलते थे स्टेबिलिटी बाय ऑक्टेट रूल। ठीक है, तो यहां पे भाई खुद सोचो, ये जो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 4 है, अगर 1 2 3 होते इलेक्ट्रॉन तो क्या करता? लॉस करता। 5 6 7 होता तो क्या करता? गेन करता। ये इन दोनों के बीच में आ रहा है
तो ना ही ये गेन करेगा ना ही ये लॉस करेगा, मिल बांट के शेयर करेगा। क्या ये फील आया कि नहीं? चलिए समझ गए। टू फॉर्म आयनिक बॉन्ड मैंने आपको बताया था, कार्बन मॉलिक्यूल मस्ट आइदर गेन और लॉस 4 इलेक्ट्रॉन, या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर दे या तो लॉस कर दे, और ऐसा ना के बराबर होगा। क्लियर? ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। हाँ देखो, अगर वो गेन कर लेगा 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उस पर -4 चार्ज आ जाएगा, -4 चार्ज आ जाएगा। अगर वो गेन करता है भाई, जितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा उतना ही उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर उसने गेन किया इलेक्ट्रॉन का तो कार्बन पे -4 चार्ज आ जाएगा। तो ये क्या है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत ही डिफिकल्ट है कि कोई एटम 4 इलेक्ट्रॉन सर पे लेके बैठेगा बोझ, यही बात है, इसलिए ना ही गेन करता। ठीक है, एंड वुड एक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। भाई वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन तो निकालना आसान है, मगर 4 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देना, समझ रहे हो, तो उसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। समझ गए? सो कार्बन कैन फॉर्म, तो क्या कह रहा है देखिए, सो कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अदर कार्बन एटम्स। अदर 2 बार लिख दिया गया बच्चों, उसको काट लीजिए, अदर 2 बार लिखा गया। ठीक है, अदर अदर हो गया। ठीक है, तो देखिए, और विथ अदर एलिमेंट्स अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। समझ गए कि हाँ स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हुई बात कि नहीं? इसका कहने का मतलब ये है ना ही गेन ना ही लॉस, सिर्फ और सिर्फ शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की। पक्का? अब देखिए, द एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ऑल्सो फॉर्म बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यों रट रहे हो भैया कि हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन ये सब भैया कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे? क्यों रट रहे हो पागल तना? एक बात बोल तो दिया आपसे क्या कि कोवेलेंट बॉन्ड किसके बीच में बनता है? बिटवीन नॉन मेटल्स। अब भाई नॉन मेटल जो भी दिख रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड तो क्या बनेगा? O2। जैसे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड तो कौन सा बनेगा? CO2। क्लियर हो रही बात है कि नहीं? बोलिए, समझ गए? जैसे क्लोरीन क्लोरीन के बीच में बॉन्ड कौन सा होगा? कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि यहां पे नॉन मेटल्स हैं, खत्म बात। एक मेटल्स दूसरा नॉन मेटल तो आयनिक, समझ जाना। क्लियर? अच्छा देखिए क्या कह रहा है फिर नेक्स्ट पॉइंट, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम, अच्छा देखिए ध्यान से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन सेम और डिफरेंट एटम इज कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्लियर? इन अ कोवेलेंट बॉन्ड शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स टू अ वैलेंस शेल और बोथ एटम्स ऑफ बोथ एटम। मतलब जो ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी पेयर्स की, बोलिए जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जिन इलेक्ट्रॉन के पेयर की शेयरिंग हुई होगी वो किसको बिलोंग करेंगे? भाई आउटर मोस्ट शेल में को बिलोंग करेंगे, या कह लो वैलेंस शेल को बिलोंग करेंगे। क्योंकि भाई जब 2 एटम्स पास पास आएंगे तो उनकी वैलेंस शेल पास आएगी ना, जो आउटर मोस्ट वाली होगी, तो उन्हीं के बीच में तो शेयरिंग होगी, उन्हीं के इलेक्ट्रॉन के बीच में तो शेयरिंग होगी। ये थोड़ी ना कि बीच वाला आके शेयर कर लेगा, समझ गए? ये शेयरिंग किसके बीच में होगी? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में होगी। क्लियर हुई बात की नहीं? पक्का, जो भी आउटर मोस्ट शेल होगी। पक्का समझ गए? अच्छा एक बात और बोली, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनेगा या तो सेम एटम के बीच में बनेगा, जैसे आप देखो यहां पे एक एग्जांपल, सेम एटम का क्या होगा मतलब, जैसे देखिए सेम का मतलब क्या, जैसे यहां पे कहने का मतलब ये है, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड जब बनेगा ना, ठीक है, तो क्या बनेगा? इसको बोलेंगे O2। तो ये क्या हो गया? बोलिए क्या हो गया? ये अपना सेम एलिमेंट के बीच में बन रहा है, या सेम एटम के बीच में कह लो। डिफरेंट एटम जैसे आप देखे होंगे क्या? CO2, क्लियर, या CH4। एक एटम कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है। बोलिए CH4 में, मीथेन में, कार्बन डाइऑक्साइड में देखिए एक एटम आपका कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन है, तो ये डिफरेंट एटम्स हो गए। क्लियर? समझ गए? मगर सारे के सारे नॉन मेटल। पक्का? चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमने पढ़ ली है। चलिए अब आइए बच्चों पढ़ते हैं क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड, कि कोवेलेंट कंपाउंड्स की
क्या प्रॉपर्टी होती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से देखिएगा बच्चों। क्या कह रहा है पहला पॉइंट, फिजिकल स्टेट की बात करें तो द कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट एज गैस। भाई कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट करता है एज गैस की तरह, या तो लिक्विड की तरह, या तो सॉफ्ट सॉलिड की तरह। समझ गए? क्यों बेटा, खुद सोचो, मेरी बात समझो। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं क्या होते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब क्या? अरे भाई दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड बना, कोवेलेंट बॉन्ड, और जो कंपाउंड बना उनके जुड़ने के वजह से वो क्या बोलेंगे? कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे, बात खत्म। क्लियर? तो वो कोवेलेंट कंपाउंड का फिजिकल स्टेट क्या हो सकता है? या तो वो गैसियस हो सकते हैं, या तो लिक्विड हो सकते हैं, या तो सॉफ्ट सॉलिड हो सकते हैं। क्लियर? अच्छा एक बात और बात करें, आयनिक से जरा कंपेयर करिए। आयनिक बॉन्ड में क्या था, याद है कि नहीं याद है? आयनिक बॉन्ड में क्या था, आपने देखा था? वो किस में एग्जिस्ट करते थे? बोलिए। एग्जिस्ट एज हार्ड सॉलिड। ठीक है, वो हार्ड सॉलिड की तरह एग्जिस्ट करते थे। अब कहोगे आयनिक क्यों पढ़ा रहे हो भाई, थोड़ा फील दे रहे हैं तब मजा आएगा कंपेयर करने में। क्लियर? कहो तो ना पढ़ाएं, मजा नहीं आएगा, एकदम पुराना चैप्टर भी खींच देंगे इसी में, मजा आ जाएगा। चलिए अब देखिए फिर क्या कह रहा है, सॉल्युबिलिटी कैसे होती है कि दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। वो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, कौन? कोवेलेंट कंपाउंड एंड अदर पोलर सॉल्वेंट बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। क्या कह रहा है? देखिए बच्चों, पहली बात सुनिए, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। वो वाटर में जनरली इनसॉल्युबल होते हैं। कौन? कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, और क्या कह रहा है? एंड अदर पोलर सॉल्वेंट में। अच्छा ये देखिए, अगर आप कोवेलेंट कंपाउंड को पोलर सॉल्वेंट इसका मतलब ये है ऐसे सॉल्वेंट जिनमें चार्ज सेपरेशन होता है। पोलर का मतलब होता है चार्ज। ठीक है, चार्ज का सेपरेशन, ऐसा कोई सॉल्वेंट जिसके अंदर एक हल्का सा पार्शियल पॉजिटिव और एक पार्शियल नेगेटिव। समझ रहे हो? नहीं, पूरा कंप्लीट पॉजिटिव और एक दूसरे पे नेगेटिव। ठीक है, इस टाइप के सॉल्वेंट को बोलते हैं पोलर सॉल्वेंट, और इनमें कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ओके। सॉल्युबल नहीं होते, पोलर सॉल्वेंट में कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, और वाटर और पोलर सॉल्वेंट में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, क्लियर? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जिसमें सॉल्युबल हो सकते हैं, जैसे बेंजीन हो गया, टाउलिन हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? दे जर्नली हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होता है। अब यहाँ पे कहोगे क्वेश्चन क्या बनेगा बच्चों? क्वेश्चन यहाँ पे पहला बनेगा पुट से। क्या बनेगा? पुट से। क्या बेटा? कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और देखिए बॉइलिंग पॉइंट लो क्यों होता है? बोलिए। MP यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एंड BP यानी कि बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बिकॉज क्यों होता है ये पूछेगा आपसे क्वेश्चन, और आपको आंसर क्या लिखना होगा? बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड इज अ वीक बॉन्ड। क्या? कोवेलेंट, बोलिए, कोवेलेंट बॉन्ड इज अ वीक बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है? वीक बॉन्ड बच्चों। ठीक है, समझ गए? वीक बॉन्ड होने के वजह से भाई इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम पॉइंट पे ही बॉइल और मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, अपनी बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनका बॉन्ड जो होता है वो वीक होता है। अच्छा, अगर बात करें आयनिक की बेटा, तो बेटा आपने क्या पढ़ा? बोलिए। आयनिक में आपने पढ़ा था इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। बिकॉज क्यों होता है? जल्दी बताइए, बोलिए। इनके बीच में कौन से बॉन्ड होते हैं? आयनिक बॉन्ड में, आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन से बॉन्ड होते हैं? जल्दी बताइए। इलेक्ट्रोवैलेंट, बिकॉज आयनिक बॉन्ड कह लो या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह लो, बिकॉज आयनिक बॉन्ड इज अ
स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू कोवेलेंट बॉन्ड। सुन लीजिए, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच के जो बॉन्ड होते हैं, जैसे NaCl के अंदर होगा, बोलिए मैग्नीशियम क्लोराइड के बीच में होगा, ये ज़्यादा स्ट्रांग होंगे और इनके कंपाउंड जल्दी अलग, इनके कंपाउंड के अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे वो अलग अलग जल्दी नहीं हो सकते, क्योंकि भाई ये बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड से चिपके हैं, समझ गए। और कोवेलेंट बॉन्ड एक वीक बॉन्ड है एज कंपेयर टू आयनिक बॉन्ड, बेटा बहुत ही वीक है, समझ गए। हल्की सी एनर्जी दोगे, इनके कंपाउंड्स के अंदर जो कंपोनेंट होंगे अलग अलग, क्लियर, समझ के हो गया, ठीक है। अब देखिए इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, दे आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड, मोल्टेन और एक्वस। किसी भी फॉर्म ले लो, चाहे एक्वस फॉर्म में, चाहे सॉलिड फॉर्म में, चाहे बोलिए मोल्टेन फॉर्म में, ये नॉन कंडक्टर होते हैं। क्यों नॉन कंडक्टर होते हैं, ये भी क्वेश्चन आएगा, बिकॉज यहां से ये क्वेश्चन आएगा बच्चों, क्या क्वेश्चन आएगा बताइए, बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड हैव नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। क्या, बिकॉज कोवेलेंट कंपाउंड हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस, ना ही उसके पास फ्री आयंस है, ना ही इलेक्ट्रॉन है फ्री, जो कंडक्टिविटी करेंगे। भाई सुन लो, कोई भी चीज कंडक्टिंग क्यों होती है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। जैसे मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसी तरह केमिस्ट्री में फ्री आयंस होने चाहिए, या कह लो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। क्लियर हुई बात कि नहीं, तभी कंडक्टिविटी होगी। क्लियर, समझ गए होगे। अगर बात करें आयनिक की तो कैसे होते थे, बोलिए कंडक्टिंग होते थे, कंडक्टिंग इन मोल्टेन फॉर्म, या तो आप मोल्टेन फॉर्म लो उसका, या एक्वस फॉर्म लो, ठीक है। इन दोनों फॉर्म में हमारे जो आयनिक कंपाउंड होते थे वो क्या होते थे, कंडक्टिंग होते थे। पक्का, क्लियर। अच्छा, एक बात और है, आयनिक जो कंपाउंड होते थे सॉल्युबल इन वाटर, वो वाटर में सॉल्युबल होते थे। पक्का, समझ जाओ बेटा। सारी बातें मैंने आपको रिलेट करके समझा दी अच्छे से, ये क्वेश्चन बन सकते हैं जो लिखा है मैंने। आगे बढ़ें, चलिए। अच्छा, अब इधर देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ध्यान से देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। देखिएगा यहां पे डेफिनेशन बन सकती है। प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन क्या होती हैं, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का ऐसा वर्सटाइल नेचर क्यों है और इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। कार्बन कई सारे लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड बना सकता है, इसके कई सारे डेरिवेटिव्स हैं। मतलब समझो, जैसे आप पढ़ोगे आगे चल के एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल, कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, कितने सारे डेरिवेटिव्स हैं कार्बन से। सोचो, सिर्फ कार्बन एक एटम से इतने सारे उसके डेरिवेटिव्स बन रहे हैं, इतने सारे केमिकल कंपाउंड बन सकते हैं सिर्फ एक एटम से, एक कार्बन के एटम से। समझ गए। हाँ, कार्बन होगा, उसमें हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है, मतलब मेन की बात करें अगर, समझ गए, क्लियर। इसीलिए इसका वर्सटाइल नेचर है। फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड, कई सारे कार्बन के कंपाउंड बन सकते हैं। भाई अगर बात करें सिंपली नाइट्रोजन की, तो कितने कंपाउंड आपने देखे होंगे, छोटे मोटे 4, 5, 10, 15, 20, बस। भाई इसमें तो बहुत हैं, ठीक है। द फैक्टर दैट एनेबल्स द कार्बन टू फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड आर कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। पहली बात, नहीं दूसरी बात, कि ये जो वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन है, जिसके वजह से कार्बन कैन फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड आर कैटिनेशन एंड टेट्रावैलेंसी। वो किसके वजह से बना पाता है, कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी। अच्छा, तो आइए अब समझना पड़ेगा कैटिनेशन का होता है लल्ला। तो अगर बात करें कैटिनेशन की बच्चों, तो देखिए ध्यान से हेडिंग लगा लीजिए। कैटिनेशन, इट इज अ यूनिक एबिलिटी या प्रॉपर्टी कह सकते हो ऑफ एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग स्ट्रेट या ब्रांच चेन।
एंड अ रिंग ऑफ डिफरेंट साइज। ठीक है। कार्बन शोज मैक्सिमम कैटिनेशन इन अ पीरियोडिक टेबल। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम कैटिनेशन पावर शो करता है। क्या? मैक्सिमम कैटिनेशन पावर शो करता है। पहला क्वेश्चन जो यहां पे बन सकता है मैं लिख देता हूं, बोलिए बच्चों क्या? वाई कार्बन शो मैक्सिमम कैटिनेशन। सबसे ज्यादा कैटिनेशन पावर कार्बन की मैक्सिमम क्यों होती है? क्यों बेटा? इसका रीजन लिखिए। बिकॉज, आंसर क्या होगा इसका? बिकॉज ऑफ हाई कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ। कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ बेटा। ठीक है। जो कार्बन और कार्बन के बीच की स्ट्रेंथ होती है उसी को कह रहे हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ। वो बहुत ही हाई रहती है। जब भी कोई कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ता है तो उसके बीच की जो कार्बन कार्बन स्ट्रेंथ है बहुत ही हाई रहती है, जिसके वजह से वो एक चेन बना पाता है। मतलब समझिए, अगर हम बात करें कार्बन की तो देखिए बच्चा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ गया, फिर ये तीसरे कार्बन से जुड़ जाएगा, फिर ये चौथे कार्बन से जुड़ेगा, पांचवें कार्बन से, छठवें कार्बन से, बोलिए सातवें कार्बन से, आठवें कार्बन से। अब खुद सोचिए, इतना बड़ा लार्ज कंपाउंड बन सकता है, इतनी बड़ी लिंकिंग हो सकती है, इतनी बड़ी चेन बन रही है कार्बन की। ये किसके वजह से बन रही है? ये कैटिनेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी जो बता रही है कि इनके बीच जो कार्बन कार्बन के बीच में मैंने डंडे खींचे हैं, ये इनकी जो बॉन्ड है इसको बोलते हैं बॉन्ड बेटा, और यही कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं हम। अभी आप इसके बारे में समझेंगे आगे। जो डंडा बना रहे हैं यही कोवेलेंट बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच का, और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ही हाई रहती है, जिसके वजह से ये चेन बहुत लंबी हो सकती है। एक कार्बन की, दो कार्बन की, 10 कार्बन की, 5 कार्बन की, 15 कार्बन की, 20 कार्बन की, और भी ज्यादा हो सकती है। एक लॉन्ग चेन बना सकते हैं। देखिए ये हमारी क्या है? एक लॉन्ग, बोलिए बच्चों, एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन है। ठीक है, बोलिए स्पेलिंग भैया सही से लिख लेना, एक सेकंड रुको। लॉन्ग स्ट्रेट चेन, ठीक है पक्का? अच्छा, लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं? ब्रांच चेन। ब्रांच चेन का मतलब समझे? जैसे इधर देखिए, कहाँ लिखें, जगह है कहीं? चलो इधर देखो, मान लो हमारे पास एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है। ठीक है, मान लो इसी कार्बन से एक ब्रांचिंग आ गई, दूसरा कार्बन यहाँ पे आ गया, एक और आ गया, फिर से एक और कार्बन आ गया। देखिए ये क्या है? ये हमारा ब्रांचिंग हो गई। देखिए लाइन स्ट्रेट थी, हमारी मेन चेन क्या थी बेटा? देखिए अगर हम बात करें, ये हमारी मेन चेन थी, एक और कार्बन लगा दे तो ये हमारी मेन चेन थी। ठीक है, इस मेन चेन से देखिए ब्रांचिंग आ गई, एक ब्रांचिंग ये दिख रही है आपको और एक ब्रांचिंग ये दिख रही है। इसी को बोल रहे हैं ब्रांच चेन। क्या बोल रहे हैं? ब्रांच्ड चेन। ठीक है, समझ गए? ब्रांच्ड चेन भी बना सकता है, और साथ ही साथ यहां पे रिंग भी बन सकती है। क्या? रिंग ऑफ डिफरेंट साइज। यहां पे देखिए बच्चों, कार्बन की रिंग भी बन सकती है। अगर रिंग वाला आपको दिखाएं तो देखिए रिंग का एग्जांपल यहां पे दिखा देते हैं, ऊपर सब बनाते चलिएगा। मान लीजिए एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां है, एक कार्बन यहां, एक कार्बन यहां, तो देखिए ऐसे कार्बन की रिंग भी बन सकती है। देखिए क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन गया रिंग बेटा। बोलिए ये क्या हमारी रिंग है। पक्का समझ गए? और ये सब इतना सब कुछ किसके वजह से हो पा रहा है? कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रेंथ के बीच वजह से, बहुत ही हाई होती है। क्लियर? जिसके वजह से आपको ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी दिख रही है। पक्का? कैटिनेशन क्या बता रहा है कि भाई कार्बन कैन फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन्स। ठीक है, क्लियर बच्चों? बोलिए पक्का? ठीक है, अब देखते हैं टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है। टेट्रावैलेंसी बता चुके हैं भैया कितनी बार। देखिए अभी ऊपर बताए थे टेट्रावैलेंसी क्या होती है। देखिए टेट्रावैलेंसी क्यों होती है कार्बन की, क्योंकि आपको पता होना चाहिए
कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, उसके हिसाब से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। अब जो ये 4 दिख रहा है आपको, ये हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कह लो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है। यही हमारी क्या है, बोलिए, वैलेंसी है। क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह लो, और यही हमारी वैलेंसी होती है। बोलिए, जो भी हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वही हमारी वैलेंसी होती है। ठीक है, तो इसकी वैलेंसी कितनी है बेटा, 4 है। इसकी वैलेंसी 4 क्यों है, क्योंकि इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। क्लियर, इसलिए बोले हैं टेट्रावैलेंट। टेट्रा का मतलब होता है 4, जिसकी 4 वैलेंसी हो उसको क्या बोलेंगे, टेट्रावैलेंट। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं, टेट्रा का मतलब 4, तो 4 वैलेंसी वाला है, इसलिए बोल रहे हैं टेट्रावैलेंट। अच्छा, इसके पास 4 वैलेंसी है, इसका मतलब क्या है, आइए जरा थोड़ा समझते हैं इस चीज़ को प्यार से। ठीक है, अगर आप बच्चों यहाँ पे देखेंगे ऊपर, हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें जरा कार्बन का, ऊपर दिखा रहे हैं कि टेट्रावैलेंसी का मतलब क्या है। जरा यहाँ लिख लीजिए टेट्रावैलेंसी, टेट्रावैलेंसी। ठीक है, देखिए जो कार्बन होता है उसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 हैं। तो चारों इलेक्ट्रॉन को जरा ड्रॉ कर दो, हम डॉट से दिखा देते हैं। एक यहाँ दिखा दिए, एक यहाँ दिखा दिए, एक यहाँ दिखा दिए, एक यहाँ दिखा दिया। अब जो ये इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, देखिए बेटा, ये किसी से शेयरिंग करने के लिए बैठे हैं। बोलिए, किसी से शेयरिंग कर सकते हैं। देखिए, एक कार्बन का एटम, बोलिए, 4 एटम से क्या कर सकता है, शेयरिंग कर सकता है इलेक्ट्रॉन की, हाँ या ना। इसके पास 4 तरफ से मुंह खुले हैं शेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन की, इसीलिए बोल रहे हैं ये टेट्रावैलेंसी है इसके पास। क्लियर, बोलिए बच्चों, समझ गए, बोलिए, पक्का नहीं आया अभी भी, इसका मतलब क्या हुआ, टेट्रावैलेंसी। अब देखिए, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ कोई भी एटम आ सकता है। मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, इसके साथ अटैच हो गया, इसके साथ हाइड्रोजन आ गया, इसके साथ भी हाइड्रोजन आ गया, एक बॉन्ड के साथ, दूसरे के साथ भी हाइड्रोजन आ गया, सारे बॉन्ड के साथ देखिए हाइड्रोजन आ गया। जरूरी नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन ही आए, कोई दूसरा भी आ सकता है। ठीक है, मतलब इसके पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हैं शेयरिंग करने के लिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, चलिए फिर पढ़ते हैं टेट्रावैलेंसी क्या लिखा है यहाँ पे पीडीएफ में। इट इज अ स्टेट ऑफ एन एटम इन विच देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं with atoms for covalent bond chemical bonding for, बोलिए, फॉर यहाँ पे बच्चों लिख लीजिएगा थोड़ा सा करेक्ट करके, फॉर यहाँ से हटा करके, फॉर फॉर्मिंग बोलिए फॉर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, थोड़ा इसको आप सही कर लीजिए तब पढ़ने में मजा आएगी। ठीक है, क्या लिखेंगे, बोलिए, अवेलेबल विथ एटम फॉर फॉर्मिंग 4 कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, पक्का समझ गए, ये लिख लीजिएगा करेक्ट करके। अच्छा, अब आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन यानी कि जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन का कंपाउंड हो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। बच्चा क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे, पक्का। अच्छा, अब देखिए, कंपाउंड मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन आर कॉल्ड हाइड्रोजन कार्बन। बोलिए, हाइड्रोजन कार्बन के कंपाउंड को क्या बोलेंगे, हाइड्रोकार्बन्स बोलेंगे। हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये आप डिटेल में अभी आप आगे पढ़ोगे बेटा। ठीक है, तो ये था पूरा ओवरऑल लेक्चर जिसमें मैंने सब कुछ पढ़ा दिया। इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, बहुत ही लंबा हो चुका है, और नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर आपने मेरा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर नहीं देखा है बेटा तो जाके देख लीजिए कि कैसे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते थे हम आयनिक बॉन्ड के लिए। आज आप यहाँ सीखेंगे कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, तो थोड़ा पढ़ के आओगे, मजा आएगा, रिवाइज करोगे तो फील आएगा। ठीक है, मैंने उसका प्लेलिस्ट में डाल दिया है, जाके देख सकते हैं बेटा। ठीक, पक्का। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपने इस लेक्चर को बहुत ही इंजॉय किया होगा। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। जो बच्चे क्लास 10th में हैं या 11th में आगे जाएंगे बच्चों, तो आपको पता होना चाहिए जो आपके टीचर है बेटा, ये बहुत ही हाई फाई नहीं बेटा, आप लोग की वजह से हैं जो हैं। देखिए, एक बात मैं बताना चाहूँगा, मेरा खुद का भी एक यूट्यूब चैनल है,
ठीक है। उस चैनल का नाम है फाइकेम क्लासेस, जिसमें पी कैपिटल रहेगा और कैम में सी कैपिटल रहेगा, क्लासेस। ठीक, पक्का ये आप लिख लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा मुझे भी हेल्प होगी और आपको भी। वैसे तो यहाँ पे जो पढ़ाया जा रहा है सफिशिएंट है, मगर डिटेल में पढ़ना है तो वहाँ पे भी चेकआउट कर सकते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए ख़त्म करते हैं इस लेक्चर को। आई होप आपने एंजॉय किया। टिल देन टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।